Audio Jungle. Audio Jungle. दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में द केमिस्ट क्लब। आज हम काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं क्योंकि बीच में मेरी भी कुछ पर्सनल इंटरव्यूज़ थे, मतलब PhD के लिए। फाइनली वो सब ख़त्म हो चुके हैं, तो अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसा हमने पिछली वीडियो में स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन के बारे में पढ़ा था, तो उस अप्रॉक्सीमेशन में बेसिकली मैंने आपको जितने पॉसिबल मतलब टाइप्स होते थे वो एग्जाम्पल्स तो नहीं बताए थे, बट आपको मैंने एक पूरी हाइपोथेसिस उसकी लिखवा दी थी कि क्या क्या फॉलोइंग पॉइंट्स हैं और कैसे कैसे थिंग्स गो ऑन इन बाय अप्लाइंग स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन। तो आपसे मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं एक वीडियो रिलैक्सेशन मेथड और स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन के एग्जांपल्स पे बनाऊंगी। तो अब इन पे जो वीडियो बनाऊंगी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, तो मैं सोच रही हूँ 2-3 टॉपिक्स जो मेजर टॉपिक्स हैं वो कवर करवा लूँ, फिर मैं वो पढ़ाऊँगी। तो प्लीज़ आप थोड़ा इंतज़ार करिएगा, ठीक है। जैसे ही मैं ये मेजर टॉपिक्स कंप्लीट कर लूँगी, मैं तुरंत उनकी एप्लीकेशंस बताऊँगी और उनकी जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो कवर करूँगी। तो हमारा टॉपिक आता है यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब आप सोच रहे होगे ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ CSIR, नेट और गेट, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत वेरी 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 इम्पॉर्टेंट है। इससे सीधा 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और वो बहुत डायरेक्ट होता है अगर आपको इसकी थ्योरी पता है तो। अगर आपको इसकी थ्योरी पता है तो आप बिना देखे क्वेश्चन को आप टिक कर लगा दोगे, बट अगर आपको इसकी थ्योरी नहीं पता है तो आप वो 4 मार्क्स लूज़ कर दोगे। एंड ट्रस्ट मी, ये टॉपिक बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, ज़्यादा आपको मेहनत भी नहीं करनी, एंड यू विल गेट थ्रू दी आंसर। अब बच्चों, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन से आप क्या समझते हो। शब्दावली इसकी कैसे आती है, यूनी प्लस मॉलिक्यूलर, ठीक है। यूनिमॉलिक्यूलर, यूनी मतलब हमें पता होता है 1, और मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल, मतलब वो जो स्पीशीज़ है वो किसी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है, ठीक है। ये वाली रिएक्शन आपकी क्या हो गई, बाई मॉलिक्यूलर, ठीक है। ये तो आपकी बाई मॉलिक्यूलर हो गई क्योंकि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है, ठीक है। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या होगी, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन में वो होगी, यहाँ पर सिर्फ एक ही रिएक्टेंट है, ये आपका रिएक्टेंट है, वो है R, और ये आपको क्या दे रहा है, प्रोडक्ट, विच इज़ P। तो इसको हम बोलेंगे यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। वो जनरली जो हमारी सनलाइट की रिएक्शन होती हैं, या फिर हम फ्री रेडिकल रिएक्शन, या कोई भी रिएक्शन जो यूनिमॉलिक्यूलर हो सकती है। तो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन जो थी ना, उस टाइम पर सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय था। क्यों? क्योंकि यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन की एक पर्टिकुलर हाइपोथेसिस देना बहुत मुश्किल था, और बहुत से साइंटिस्ट ने इसकी अलग अलग तरीके की हाइपोथेसिस दी, इसकी रिएक्शंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, बट कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया। बहुत सी इसकी हाइपोथेसिस आई। सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। मैं डेफिनेशन बोल रही हूँ, आप उसको लिखिए। द एलिमेंट्री रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स only one molecule for the reaction to occur is called unimolecular reaction, ठीक है। The elementary reaction which involves only one molecule for the reaction to occur is called unimolecular reaction, ठीक है। ये आपकी यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई। तो जो सबसे पहली हाइपोथेसिस आई थी इसको एक्सप्लेन करने के लिए, वो थी रेडिएशन हाइपोथेसिस। ठीक है। रेडिएशन हाइपोथेसिस क्या थी, ये बस आप सुन लो, ये कभी कोई पूछेगा नहीं क्योंकि ये बहुत ही बकवास हाइपोथेसिस थी, इसका कोई यूज़ नहीं है, इसका कोई भी बेसिस नहीं है।
तो बिल्कुल आप इसको ऐसे सुनो जैसे कोई मैं कहानी गाने वाली हूँ, तो आप उस तरीके से सुन के इसको फेंक देना, इसको डिस्कार्ड कर देना, बिकॉज इसका कोई यूज़ नहीं है। इसके बाद हम लिंडमैन क्रिश्चियनसन हिंसलवुड मैकेनिज्म पढ़ेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आप ज़रूर पढ़ना, और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको लिखवा दूँगी। सो इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या था, क्या इन्होंने बोला, so energy required for reaction to occur is provided by the radiation from the walls of reaction vessel. So इसकी जो पहली hypothesis थी उसको आप लिखिए, मैं statement बोल रही हूँ। According to this hypothesis, energy required for reaction to occur is provided by the radiation from the walls of the reaction vessel. इसको आप लिख लीजिए। उसका मतलब है कि जो एनर्जी चाहिए हमें, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी रिएक्शन अगर हमें करानी है तो हमें कोई ना कोई एनर्जी देनी पड़ेगी, उस रिएक्शन को थोड़ा इग्निशन देना पड़ता है। तो वो जो एनर्जी हमें चाहिए उस रिएक्शन को कराने के लिए, वो कौन देता है हमें, वो रेडिएशंस देती हैं जिस वेसल में रिएक्शन हो रही है। ठीक है, ये उसकी पहली हाइपोथेसिस थी। सो आपको लग रहा होगा ये क्या बकवास वाहियात हाइपोथेसिस है। सो बहुत सही सोच रहे हैं आप, सच में बकवास है, मुझे भी नहीं समझ आई ये क्या है, बस आप लिख लो इसको, क्योंकि लिख लो बस, क्योंकि बुक में है। तो दूसरा पॉइंट ये है कि यूनिमॉलिकुलर रिएक्शंस आर कंसिडर्ड फर्स्ट ऑर्डर एट ऑल प्रेशर्स। तो इन भाई साहब ने क्या सोचा कि जो यूनिमॉलिकुलर रिएक्शंस होती हैं ना, ये जितना भी प्रेशर हो, प्रेशर आपका कुछ भी हो, लेकिन वो रहेगी हमेशा क्या, फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, वो हमेशा फर्स्ट ऑर्डर रहेगी। लेकिन हमें पता है कि प्रेशर चेंज होने से हमारा ऑर्डर चेंज हो सकता है। और इसका जो थर्ड पॉइंट था वो था द प्रोबेबिलिटी दैट द मॉलिक्यूल रिएक्ट्स इज सेम एट ऑल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। सबसे पहले इसने गलती क्या करी ना, इसने एक चीज़ और बोली कि जो रिएक्शन वेसल है, आप लिख लीजिए इसको। सो इसमें इन्होंने क्या माना कि जो रिएक्शन वेसल है इज कंसिडर्ड ऑफ इनफाइनाइट वॉल्यूम वेयर मॉलिक्यूल आर सो फार अपार्ट दैट नो कॉलिजन टेक्स प्लेस इन। सो बेटा इसका मतलब क्या है, इन्होंने क्या माना कि जो रिएक्शन वेसल है ना, जिसमें रिएक्शन हो रही है, सबसे पहले एजम्पशन ये ली कि उसका वॉल्यूम ही इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट वॉल्यूम है तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो बहुत दूर होंगे आपस में, उनके बीच में कोई कॉलिजन नहीं होगा। तो इस वजह से इन्होंने ये अजम्पशन मान के चली। अब इस रेडिएशन हाइपोथेसिस में इन्होंने क्या एक चीज़ कंफर्म कर ली कि कॉलिजन तो हो ही नहीं रहे। तो ये तो सबसे घटिया चीज़ इस हाइपोथेसिस ने मानी। ठीक है, ये तो बहुत ही बेकार है, ऐसा हो ही नहीं सकता बिना कॉलिजन के कोई रिएक्शन हो जाए। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी दैट द मॉलिक्यूल रिएक्ट इज सेम एट ऑल कंसंट्रेशन। सो ये भी बहुत गलत स्टेटमेंट है। अगर मेरा सोल्यूशन डाइल्यूट होगा, तो मॉलिक्यूल्स बहुत दूर होंगे। जब मॉलिक्यूल्स बहुत दूर होंगे तो उनके बीच में कॉलिजन्स कम होंगे। लेकिन अगर मेरा जो कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल्स बहुत पास होंगे एंड उसमें कॉलिजन्स भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो इस वजह से हमारा ये भी हाइपोथेसिस गलत है। तो मैंने यहाँ पर नीचे ग्रीन पेन से लिखा है कि दिस थ्योरी हैज़ बीन डिस्कार्डेड ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस। किसी भी चीज़ का एविडेंस है ही नहीं, इनफैक्ट किसी चीज़ का एविडेंस पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ गलत है। इस वजह से हमने क्या एक नई थ्योरी जो बहुत ही अप्रोप्रिएट है और बहुत सटीक हो जाती है, वो है लिंडमैन क्रिश्चियनसन हिंसलवुड मैकेनिज्म। लिंडमैन एक साइंटिस्ट थे, क्रिश्चियनसन एक साइंटिस्ट थे, हिंसलवुड एक साइंटिस्ट थे। इन तीनों के नाम पे ये थ्योरी है। सो इस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग आप पहले लिख लीजिए, मैं बता रही हूँ पॉइंट्स। The process of forming the activated molecule A star having sufficient energy to undergo reaction involves the collision between two molecules of A. This step is called energization step. अब जैसा मैं लिख रही हूँ ना, एग्जैक्ट वैसे ही लिखिएगा और एनर्जाइजेशन को मार्क कर लेना। ए स्टार क्या है, ए क्या है, सब आपको बताऊंगी। एनर्जाइजेशन स्टेप क्या है ये भी बताऊंगी। बट सबसे पहला पॉइंट से आप ज़रूर इसके सेटिस्फाई हो रहे होंगे कि पक्का कॉलिजन हो रहा है, तो ये बहुत सही चीज़ है। मैं अभी सब समझाऊंगी, बस आप लिखिए। द एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल ए स्टार में अंडरगो डी एनर्जाइजेशन, ये है डी एनर्जाइजेशन बाय कॉलिजन विद अ नॉर्मल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है वो डी एनर्जाइज भी हो सकता है अपने ही किसी मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके। ये कैसे स्टेप हो रहा है ये मैं आपको बताऊंगी। सो प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग एक्टिवेटेड, जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है वो कैसे बन रहा है कि आपका जो ए है,
एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल और क्योंकि हमारा जो गैस वेसल है इसमें बहुत सारे मेरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होंगे, तो ये आपस में क्या करेंगे, अपने से रिएक्ट करेंगे। एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, तो ये आपस में रिएक्ट करके क्या देंगे, दूसरा मॉलिक्यूल देंगे। तो फर्स्ट स्टेप में क्या बोला है कि दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके क्या हो रहे हैं, बेसिकली क्या हो रहा है, ये भी इससे टकरा रहा है, ये भी इससे टकरा रहा है। तो एक टाइम पर क्या होगा कि ये अपनी सारी एनर्जी इसको ट्रांसफ़र कर देगा। तो अब ये कैसे चला जाएगा, ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा ए स्टार, क्योंकि ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल बन गया। इस स्टेप को हम इसीलिए एनर्जाइजेशन स्टेप बोलते हैं, क्योंकि इसने इसको क्या कर दिया, एनर्जाइज कर दिया। अब हो सकता है कि ये जो एनर्जाइज्ड है ये किसी दूसरे ए के साथ मिल जाए और अपनी एनर्जी को लूज़ कर दे और अपनी एनर्जी इधर दे दे, या फिर इसके साथ मिलके कुछ दूसरा सबस्ट्रेट या प्रोडक्ट बना ले। तो इस स्टेप को हम बोलते हैं डी एनर्जाइजेशन स्टेप। This step is called de-energization step. Energized molecule may undergo unimolecular reaction to form product, जो मैंने आपको अभी पीछे बताया। तो अब मैं आपको इसका मैकेनिज्म समझा देती हूँ जो इस थ्योरी में बोला है। देखिए, दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं हमारे वेसल में, बहुत सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होंगे एक प्रकार के। तो एक ने क्या किया, इसको एनर्जाइज कर दिया, ए स्टार बन गया प्लस ए, क्योंकि ये डी एनर्जाइज, ये तो मतलब अपनी एनर्जी लूज़ कर दिया ना, तो इसलिए मैंने फॉरवर्ड वाले जो रिएक्शन है उसको एनर्जाइजेशन बोला। और दूसरे स्टेप में क्या हो सकता है ये इस वापस से इसके साथ कोलाइड कर ले और डी एनर्जाइज हो जाए। तो इसने क्या करा, डी एनर्जाइज होके वापस से वही चीज़ दे दी। या फिर एक चीज़ पॉसिबिलिटी क्या है कि ये जो एनर्जाइज्ड है ये प्रोडक्ट बना ले। मैंने दो पॉसिबिलिटी आपको बताई थी, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट करी है। तो एनर्जाइजेशन को मैंने K1 से दिखाया है, डी एनर्जाइजेशन को K-1 से और इसको K2 से। तो अब इसके बाद हमें इसकी क्या निकालनी है, पूरी थ्योरी निकालनी है, पूरी एक फाइनल रिएक्शन निकालनी है, ठीक है। तो इसमें आप एक चीज़ देख पा रहे होगे, अब मुझे इसके लिए एक रेट निकालना है, रेट लॉ की इक्वेशन निकालनी है। तो वो मैं कैसे निकालूंगी, मुझे पता है यहाँ पे फास्ट और स्लो नहीं है तो इक्विलिब्रियम अप्रोच नहीं लगा सकते। अब मुझे पता है कि इसकी फाइनल रिएक्शन क्या है जिसमें प्रोडक्ट बन रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम रेट लॉ निकालेंगे, ठीक है। रेट लॉ की इक्वेशन हमारी वही बनेगी। तो इस वजह से मैंने अपना जो रेट लॉ की इक्वेशन है वो मेरी क्या ली है, ये R = K2A स्टार। K2A स्टार ये हो गया इस वजह, ठीक है, K2A स्टार हो गया। अब देखो A स्टार आपका क्या है, आपका A स्टार एक वो है इंटरमीडिएट, ठीक है, इंटरमीडिएट है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है। तो एक्टिवेटेड अगर कॉम्प्लेक्स है और इंटरमीडिएट है तो ये आपका क्या होगा, इस पर हम स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन लगाएंगे। तो स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन के लिए हम क्या करते हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन = रेट ऑफ कंजम्पशन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपसे प्लीज़ प्रे करती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ, आप प्लीज़ जाके वो वीडियो देखिए। इससे पहले वाली ही वीडियो है जिसमें मैंने पैरेलल और कंसेक्यूटिव रिएक्शंस पढ़ाई हैं। तो अब आपने क्या करा, इस पे स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन लगाई। स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन के लिए मैंने क्या करा, रेट ऑफ फॉर्मेशन = रेट ऑफ कंजम्पशन। तो अब इसमें रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, किसके रेट ऑफ फॉर्मेशन की बात हो रही है, A स्टार के। तो A स्टार का रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, K1 A का स्क्वायर, A का स्क्वायर = रेट ऑफ कंजम्पशन। कंजम्पशन कहाँ हो रहा है, A स्टार का, एक बैकवर्ड रिएक्शन यहाँ हो रहा है और एक यहाँ हो रहा है। तो एक तो क्या हो जाएगा, K-1 A स्टार A प्लस K2A स्टार, ठीक है। तो अब उसके बाद आपने यहाँ से क्या करा, A स्टार को कॉमन ले लिया, A स्टार की एक वैल्यू निकाली और यहाँ पर पुट कर दी। तो अब आपके पास एक फाइनल रेट लॉ की इक्वेशन आ गई ये, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गई, एक फाइनल रेट लॉ की इक्वेशन आ गई। अब मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगा सकती हूँ कि अगर मेरा रेट ऑफ डी एनर्जाइजेशन मेरा क्या है, K-1, ठीक है, K-1 A, ये अगर मेरा बहुत कम है, रेट ऑफ लास्ट स्टेप कौन सा है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन का, ये मेरा बहुत कम है, ठीक है। तो ज़्यादा क्या है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन का रेट विच इज़ K2, ठीक है, ये वाला रेट मेरा बहुत ज़्यादा है। तो अब देखो इसमें मुझे क्या करना है, जब इक्वेशन को देखो,
ये चीज़ मेरी बहुत ज़्यादा है इससे, तो अब मैं क्या करूँगी, इसको निगलेक्ट कर दूँगी, ठीक है। इसको मैंने निगलेक्ट कर दिया। अब उसके बाद, सॉरी माइक गिर गया, ठीक है। सो अब मैं इसको निगलेक्ट कर दूँगी। अब मेरा रेट क्या बन जाएगा, K2 K1 A स्क्वायर अपॉन में K2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कैंसिल होने के बाद रेट क्या बन जाएगा आपका, देखिए ज़रा, K1 A का स्क्वायर। तो इसको आप मार्क कर लेना। तो ये मुझे क्या बताता है, अब आप मुझे बताइए इसका मतलब क्या है, आप इससे क्या समझोगे। इसका एक बहुत अच्छा मतलब है। इसका मतलब ये है, जब हमारा रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है रेट ऑफ डी एनर्जाइजेशन से, मतलब डी एनर्जाइज होने का उसे टाइम ही नहीं मिल रहा, वो तुरंत प्रोडक्ट बना ले रहा है, तो मेरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर। तो अगर आपसे वो क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि जब हमारा रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू डी एनर्जाइजेशन स्टेप, तब हमारा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, तो 1 2 3 4 वो आपको ऐसे करके देगा, तो आपको टिक करना है सेकेंड ऑर्डर पे, ठीक है। तो आपका पहला केस तो ये बनता है, इसको आप इम्पॉर्टेंट लिख लेना। अब दूसरा केस देखते हैं। अब बच्चों देखो सेकेंड केस क्या है, यहाँ पर आपके सामने मैंने एक इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन है। अब इसमें मैंने क्या करा है, मैंने इस बैकवर्ड इक्विलिब्रियम यहाँ से हटा दिया है, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ फॉरवर्ड रखा है। तो फॉरवर्ड रखने का रीज़न क्या है, मेरा कोई केस बना है यहाँ पे, वो कौन सा केस है, ऐसा भी टाइम हो सकता है जब मेरी कंसंट्रेशन, जैसे पिछले मतलब जो हमारी रेडिएशन हाइपोथेसिस थी उसमें हमने क्या देखा था कि कंसंट्रेशन चाहे जो भी हो उसका ऑर्डर तो सेम ही रहेगा, उसका रेट भी सेम ही रहेगा। तो वही चीज़ का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी है इन तीनों साइंटिस्ट ने मिलके, कि अगर हम मेरा कंसंट्रेशन या फिर प्रेशर कह लो, अगर गैसियस पार्टिकल है तो अगर मेरा कंसंट्रेशन और प्रेशर ए का बहुत कम है, तो जो ऑब्वियसली अगर नंबर ही कम है उनका, तो नंबर ऑफ़ कॉलिजन्स भी बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। अगर एक रूम है वहाँ पर 15 लोग हैं और एक रूम में 3 लोग हैं, तो कॉलिजन्स 15 लोगों में ज़्यादा होंगे ना, वही चीज़ यहाँ पर हुई है। तो यहाँ पर जो रेट ऑफ एनर्जाइजेशन एंड डी एनर्जाइजेशन है ना, वो बहुत ही स्लो हो जाता है कंपेयर टू लास्ट स्टेप। तो इस वजह से हम यहाँ पर क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम को वैनिश कर देते हैं। आप समझ पा रहे हैं ना, बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पर सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन की ही बात कर रहे हैं, हम बैकवर्ड की बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि जो रेट ऑफ एनर्जाइजेशन डी एनर्जाइजेशन है वो कंपेयर टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन बहुत ही स्लो हो जाता है और हम उसको वैनिश कर देते हैं, इक्विलिब्रियम को वैनिश कर देते हैं। तो अब आप इसको, मैंने इसको क्या करा है, एक ब्रीफली अलग अलग उसमें लिखा है, तो ऐसे आप लिख लीजिएगा, A प्लस ए मिल के ए स्टार बनाया। आई नो ये थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है, बस यही एक लास्ट थ्योरी है जो हमें यहाँ पर करनी है, और इसके बाद हमारा आर्हेनियस एक्टिवेशन एनर्जी ये सब शुरू हो जाएगा, और एक आगे जाके आएगी आपकी ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, एक वो है बोरिंग सा, बट बोरिंग बिल्कुल नहीं है, आपको मैं बता दूंगी इसमें आपको क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है, बट सिंस मैं नहीं चाहती कि मैं कोई भी रिस्क लूँ और आपको गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ, इसलिए मैं अपने नोट्स से आपको पढ़ा रही हूँ। सो बच्चों आप देखिए, ये तीनों स्टेप मैंने आपके सामने रखे हैं, A प्लस ए गिविंग ए स्टार, और मैंने बैकवर्ड रिएक्शन भी यहाँ पर लिखी है, लेकिन मैंने आपके सामने क्या लिखा है, हार्डली ऑब्जर्व्ड, क्योंकि ये दिखने को नहीं मिलती। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पर क्या लिखा है, सिंस स्टेप 2, ये जो स्टेप 2 है ये बहुत स्लो होता है, तो ए स्टार कन्वर्ट्स टू प्रोडक्ट एज सून एज इट फॉर्म्स एंड इट कैन नॉट बी डी एनर्जाइज्ड, hence we can say no equilibrium is existing involving A star in this case। so इसलिए मैंने यहाँ पर क्या बोला कि जो हमारा डी एनर्जाइजेशन का स्टेप है ना, वो मिल ही नहीं रहा है हमें, क्योंकि जैसे ही मेरा ए स्टार एनर्जाइज होता है वो तुरंत प्रोडक्ट बना लेता है। ये स्लो है, ये फास्ट है, ए स्टार बना तुरंत प्रोडक्ट बन गया, ए स्टार बना तुरंत प्रोडक्ट बन गया, उसको पीछे जाने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए मैंने क्या करा, इक्विलिब्रियम वैनिश कर दिया। तो अब ये मेरी कंडीशन कौन सी है, लो प्रेशर की, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ए इज़ वेरी लेस, बहुत कम है। सो बेसिकली ये कौन सा केस हो गया जो अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले किया था, जिसमें मैंने क्या लिखा था कि जो मेरा K2 है, K2 इज़ वेरी 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 ग्रेटर देन K-1। अब आपको इसकी एक्सप्लेनेशन मिल गई ना कि मैंने ऐसा क्यों कहा था, सेकेंड ऑर्डर क्यों हो जाती है,
क्योंकि रीज़न ये था, पूरा जो मैकेनिज़्म था ये उसके पीछे का रीज़न था और ये उसकी एक्सप्लेनेशन थी। अब वहीं यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, एक केस जब मेरा कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, मेरी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो मतलब क्या है, एनर्जाइजेशन भी होगा, डी एनर्जाइजेशन भी होगा। सो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, जब मेरी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है या प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो अब उसकी एक्सप्लेनेशन हम कैसे देंगे। कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियसली रिएक्शन में क्या होंगे, कोलिजन्स होंगे और बहुत ज़्यादा होंगे, तो एनर्जाइजेशन भी पॉसिबल है, डी एनर्जाइजेशन भी पॉसिबल है, क्योंकि कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो वो वापस में अपने ही किसी मॉलिक्यूल के साथ रिएक्टेंट से मिलके वो डी एनर्जाइज हो सकता है। तो अब अगर एक ही कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो अब मेरा ये निगलेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ओके, तो ये आपका क्या बन जाएगा, K1 K2 A स्क्वायर A K -1। तो ये एक A से A कैंसिल हो गया यहाँ पे। तो अब आपकी जो रिएक्शन बन गई वो क्या हो गई, फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो आपको वो क्वेश्चन में पूछ सकता है, जब मेरी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है ए की या बहुत हाई प्रेशर पे, जो मेरा रेट होता है वो क्या हो जाता है, फर्स्ट ऑर्डर हो जाता है, और वेरी लो प्रेशर पे मेरा जो रेट होता है वो सेकंड ऑर्डर हो जाता है। तो अब आप देख सकते हो, और पीछे उसने क्या बोला था रेडिएशन हाइपोथेसिस में, कि फ़र्क ही नहीं पड़ता है मेरे रेट पे। तो अगर आपको इसको याद रखना है तो आप क्या रखो कि कम पे, मैं ट्रिक बता रही हूँ याद रखने की, कि कम पे रेट ज़्यादा है। ठीक है, कम पे रेट ज़्यादा है और हाई प्रेशर पे रेट कम है, रेट कम है, कम है। ठीक है, जब मेरा कंसंट्रेशन कम है तो रेट ज़्यादा है, क्या है, सेकंड ऑर्डर। जब मेरा कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो रेट क्या है, कम है, फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहे हैं इस तरीके से। सो वील मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस थ्योरी। सो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ, ये जो K1 K2 अपॉन K -1 है, जो अभी हमने यहाँ पर देखा ये पूरा पार्ट, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं K इन्फिनिटी, क्योंकि आगे जो आपको कई बार क्वेश्चन में न्यूमेरिकल आएगा वो K इन्फिनिटी के नाम से आएगा, तो इसलिए मैं आपको बता देना चाहती हूँ। सो दिस इज़ योर K इन्फिनिटी। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि हाई प्रेशर पे या फिर हाई कंसंट्रेशन पे रेट मेरा क्या हो रहा है, फर्स्ट ऑर्डर हो रहा है, तो रेट बिकम्स K इन्फिनिटी कंसंट्रेशन ऑफ A, ये मेरा रेट बन जाता है। ओके, सो अब इसका एक थर्ड केस आता है। सो ये थर्ड पार्ट है, प्रोबेबली द लास्ट पार्ट है इस थ्योरी का। दिस इज इफ रेट ऑफ डी एनर्जाइजेशन स्टेप इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन। रेट ऑफ डी एनर्जाइजेशन जो है वो इक्वल है किसके, रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन के। हमारा रेट ऑफ डी एनर्जाइजेशन क्या था, A प्लस ए गिविंग, ये था K1, ये था K -1, ये दे रहा था A स्टार प्लस A। अब A आपका क्या दे रहा है, A स्टार, ये K2 है, ये दे रहा है प्रोडक्ट। तो आपका रेट ऑफ डी एनर्जाइजेशन था K -1 A स्टार A इज इक्वल्स टू K2 A स्टार। ठीक है, ये आपका रेट ऑफ डी एनर्जाइजेशन था। तो अब रेट ऑफ डी एनर्जाइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये जो पार्ट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइम पर जो मैं एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करती हूँ वो है A1/2। ये जो A1/2 है ना, ये कंसंट्रेशन है किसकी, मेरे रिएक्टेंट की, वो टाइम पर जब मेरा रेट ऑफ डी एनर्जाइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन। ठीक है, तो आप इसके आगे लिख लेना जो भी मैंने अभी स्टेटमेंट बोली है। दिस इज द कंसंट्रेशन करस्पॉन्ड्स टू दैट टाइम व्हेन रेट ऑफ डी एनर्जाइजेशन स्टेप इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन। तो अब यहाँ पर क्या है, मेरा जो A है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वो बन गई है A1/2। ठीक है, तो मैंने इसको, अब ये एक नोटेशन है, अब ये तो वही बात होगी आपका नाम क्यों है। ठीक है, तो बस ये उन्होंने एक नोटेशन दे दी है, इस पे इतना ज़्यादा लफड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, आप कॉन्सेप्ट को समझिए। सो अब ये क्या है, K -1 A स्टार, ये क्या हो गया, A½ इज इक्वल्स टू K2 A स्टार। ठीक है, A स्टार से A स्टार आपका कैंसिल हो गया। अब A1/2 की वैल्यू अब आप यहाँ से निकाल सकते हो, 1/2 की वैल्यू हो गई K2 अपॉन में K -1।
ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब उसके बाद अब आपको यहाँ पर क्या करना है, ये आपकी फाइनल इक्वेशन है, ठीक है, ये आपकी फाइनल इक्वेशन है। अब आपको एक बात पता है कि जो k-1a है दिस इज़ इक्वल्स टू k2, ठीक है, ये चीज़ आपको पता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने एक रिलेशन निकाला है। तो अब यहाँ पे k-1a जो है इस k2 को हटा के आप यहाँ पर लिख सकते हो k-1a। ये मैं आपको क्यों लिखवा रही हूँ, क्योंकि मुझे k इन्फिनिटी के टर्म्स में आंसर चाहिए। k इन्फिनिटी मुझे पता है k1 k2 अपॉन में k-1 होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर उसको इस तरीके से लाने के लिए ऐसे लिखा है। तो ये क्या बन जाएगा, रेट इज़ इक्वल्स टू k1 k2। आप सब, मेरे पास एक बार मैसेज आया था किसी का, वो मतलब बात कर रहे थे स्टैंड की कि आप स्टैंड ले लीजिए, आपकी वीडियोस बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो जाती है, कई बार ज़्यादा मतलब हिलती है। तो बेसिकली ऐसा क्यों होता है ना, क्योंकि जब मैं लिखती हूँ तो बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। और ये जो टेबल है मैंने सेट कर रखी है बेड पे, तो बहुत ही ख़तरनाक सा सेटअप है मेरा टेबल और ये पूरे कैमरा का। आपको कभी बताऊँगी, आप अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो। बहुत ही ख़राब तरीके से सब मैनेज कर रखा है। बस मेरा बस यही अभी एम है कि मेरा अगर चैनल थोड़ा अच्छा चल जाएगा तो मैं ख़रीदूँगी कुछ टाइम बाद। इसके लिए मुझे आप सबका प्यार और सब्सक्राइबर्स चाहिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो दोस्तों, अब बैक टू द थ्योरी। ए से ए कैंसिल हो गया, यहाँ पर मेरे पास क्या पड़ा, k1 k2 a अपॉन में 2k-1। तो अब आप इसको चेंज करके क्या लिख सकते हो, k इन्फिनिटी a/2 और यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, a1/2, क्योंकि ये वही कंडीशन है जब रेट ऑफ डी एनर्जाइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन। तो आपका इसके लिए ये फाइनल स्टेप आ गया। तब आपसे वो रेट पूछ सकता है, ये एक्सप्रेशन पूछ सकता है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो यहाँ तक आप आराम से आ जाओगे, कोई टेंशन नहीं है। सो बच्चों, अब आपका इम्पॉर्टेंट क्या है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो सबसे पहली बात तो ये कि जो हमारा एक्सपेरिमेंटल रेट होता है यूनिमॉलिकुलर रिएक्शंस का, वो होता है k-A, ठीक है। k आपका क्या होता है, k यूनी होता है विच इज़ यूनिमॉलिकुलर का रेट कांस्टेंट। यूनिमॉलिकुलर है तो यहाँ पर a ही आएगा, मतलब ऑर्डर आपका क्या है, 1 है, ठीक है। तो ये आपका रेट बन जाता है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग मैं अपनी जो रेट इक्वेशन देखूं, जो है k1 k2 a का स्क्वायर अपॉन में k-1a प्लस k2, अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूं तो मेरा जो k डैश है उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, k1 k2 a अपॉन में k-1a प्लस k2। तो ये और यहाँ पर a, तो ये आपका, ये तो बाद में है, ये इतना वैल्यू जो आ जाती है ये आपकी आती है k डैश की वैल्यू। तो अब जैसे k डैश की आपको वैल्यू मिल गई है, तो अगर वो आपसे कुछ कुछ इसमें केसेस डलवा ले कि जो कई बार वो एग्ज़ाम में अगर इस तरीके से क्वेश्चन, मैं आपको ना यहाँ पर सारी पॉसिबिलिटीज़ बता रही हूँ कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, क्योंकि सच में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ये अभी समझ लेंगे आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और मुझे पूरा यकीन है जितना अच्छे से मैंने यहाँ पर ये चीज़ें समझाई है, आप कोई भी यूट्यूब चैनल देख लीजिए, कोई भी बड़े से बड़ा जो अभी इतने चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा सिल्वर बटन लेके घूम रहे हैं, वो भी इतना अच्छे से नहीं बताए होंगे आपको, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए, ये आपकी वैल्यू आ गई है। तो अब इसमें अगर आपसे वो केसेस डलवा ले कि वो वाला केस जब k-1a बहुत ज़्यादा है k2 से, मतलब जब आपका डी एनर्जाइजेशन बहुत ज़्यादा है k2 से, तब आपका क्या होगा, तो आपको ये हटा देना है, ये रहेगा। तो k2 से k2 कैंसिल, तो यह आपका क्या आ जाएगा, देखिए k डैश आपका क्या बन जाएगा। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, नहीं हम सही कर रहे हैं। तो k1 k2 a अपॉन में k-1a, ये बन जाएगा आपका जो आंसर होगा। तो ये कैंसिल हो गया, और ये इतना पार्ट क्या है, k इन्फिनिटी। तो इसमें आप क्या लिख सकते हो कि जब आपका जो रेट ऑफ डी एनर्जाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा होता है प्रोडक्ट फॉर्मेशन से, तो जो हमारा यूनिमॉलिकुलर रेट कांस्टेंट है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है कंसंट्रेशन ऑफ ए से। तो आपको इसमें आपको ये एक चीज़ पता चल सकती है कि ये जो रेट ऑफ डी एनर्जाइजेशन है ये हमारा कब सबसे ज़्यादा होता है, जब हमारा कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है,
कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी तब हमारा जो रेट कांस्टेंट है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है कंसंट्रेशन के, ठीक है। और दूसरा केस भी आप बना सकते हो, ठीक है, जिसमें आपका K2 बहुत ज़्यादा है K-1 से, तब आप देखना, तब आपका जो आंसर आएगा वो आएगा K डैश इज इक्वल्स टू K1A, मतलब फर्स्ट ऑर्डर बन जाता है आपका विद रिस्पेक्ट टू रेट। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि K डैश बिकम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। तो अब इसका एक लास्ट ग्राफ देख लेते हैं और उसके बाद हम इसको ख़त्म करते हैं यहीं पे। सो इसका प्लॉट जो है कुछ इस तरीके से बनता है। यहाँ पर कंसंट्रेशन है और यहाँ पर मैंने K डैश जो रेट कांस्टेंट है उसको दिखाया है। तो रेट कांस्टेंट जो है पहले लो कंसंट्रेशन पे क्या होगा, मेरा फर्स्ट ऑर्डर था, तो फर्स्ट ऑर्डर था मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो वो एक स्ट्रेट लाइन आ रही है आपकी, जो मैंने अभी यहाँ पर देखा ही था। कहाँ गया, सॉरी वो मैंने पेज पलट दिया। ये देखिए, जब मेरी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा थी तो ये क्या था, इंडिपेंडेंट हो गया था। और जब मेरी कंसंट्रेशन बहुत कम थी तो ये क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो वही चीज़ यहाँ पर मैंने दिखाई है। तो लो कंसंट्रेशन पर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और हाई कंसंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट हो गया है। तो इंडिपेंडेंट हो गया है। अब उसके बाद ये जो पॉइंट है, ये जो मिड सेक्शन है, इसको मैंने क्या दिखाया है, K∞/2 पे, जब मेरा A इज इक्वल्स टू A½ है, मतलब रेट ऑफ डी एनर्जाइजेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन। ये एक पर्टिकुलर टाइम आएगा, तो यहाँ पर जो मेरा रेट कांस्टेंट आता है वो किसके बराबर होता है, K∞/2। ये सब हम निकाल चुके हैं। और यहाँ पर किसके बराबर हो जाता है, K∞ पे, जब वो इंडिपेंडेंट होता है, जो भी हमने अभी देखा ही था। यहाँ पर चाहे तो देख सकते हो K∞ के बराबर था। तो इतना आपका पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। और मुझे उम्मीद है आपको आज का टॉपिक थोड़ा बोरिंग लगा होगा, बट प्लीज़ आप इसके लिए मेरी मेहनत देखिए। मैंने लिटरली बहुत अपनी कोशिश करी है कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊँ। बस आपको क्या करना है ना, आपको जाके इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, देखना है। और बाकी ये चैप्टर अगर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं हर जितने भी मेरे टॉपिक्स हैं, जितने भी कंप्लीट हुए हैं 1 बाय 1, मैं सबके एक एक करके एक वीडियो बनाऊँगी क्वेश्चंस की। और चाहे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको अभी क्वेश्चंस इसके प्रैक्टिस करने हैं तो। तब तक गुड बाय, टेक केयर। एंड जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें प्रॉबेबली मैं आर्हीनियस इक्वेशन शुरू करवा दूँगी। फिर उसके बाद हमारे को कॉलिजन थ्योरी रह जाएगा। कॉलिजन थ्योरी हम पढ़ेंगे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी वो पढ़ना है हमें। और ये सब जब हो जाएगा तो बस हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा जो टॉपिक रह जाएगा वो रह जाएगा एंजाइम कैटालिसिस। तो एंजाइम कैटालिसिस हमारे मतलब कुछ 4 टॉपिक रहते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम शुरू करेंगे फोटोकेमिस्ट्री। सो टेक केयर दोस्तों, बाय बाय, गुड नाइट।